नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री की और ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ रहा था। उसके अंदर हम लोगों ने दो त्रिभुज पढ़ लिए थे, एक तो था न्यून कोण और एक था समकोण। आज एक तीसरा नंबर लिखेंगे आप लोग, अधिक कोण। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप लोग अधिक कोण। तो 3 नंबर बना के लिखेंगे आप सभी, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरे नंबर पे लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसे आप लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहली बात तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण अधिक कोण होता है। पहली बात तो ये लिख दो, एक कोण अधिक कोण होता है, एक कोण अधिक कोण होता है। एक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण होता है। दूसरी बात, भुजाओं के आधार पर यदि अपन लोग अधिक कोण को कैसे कहेंगे, तो उस समय क्या होता है कि किसी त्रिभुज के अंदर यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है, ठीक है, तो वह क्या होता है? अधिक कोण। अधिक होता है तो अधिक कोण होता है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, अधिक कोण त्रिभुज में लिखेंगे आप सभी, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, अन्य दोनों भुजाओं के, अन्य दोनों भुजाओं के, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होता है। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होता है, तो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अन्य दोनों भुजाओं का वर्गों का योग क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आपने को ध्यान रखना है। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होता है। चलो एक आध एग्जाम्पल्स लिख भी देते हैं। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिख देता हूं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, 3, 5, 8, ये तो अधिक नहीं हो रहा ना, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको, 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं, तो वह त्रिभुज होगा, तो वह त्रिभुज होगा, तो वह त्रिभुज होगा। अब बताओ वो कौन सा त्रिभुज होगा भाई? ठीक है, कौन सा त्रिभुज होगा? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हैं, तो बताओ कौन सा होगा? एक तो लिख लेते हैं अपन न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। एक लिख लेते हैं अपन लोग समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और समकोण त्रिभुज। ये होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। और चौथा, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 7 और 9 हैं, तो त्रिभुज क्या होगा बताओ? न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बताओ,
मैंने कहा आप लोगों को यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ऐसे हैं तो आप सबसे पहले तो भुजाएं लिखें आप लोग 3, 7 और 9। 3, 7, 9 पहले तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 और 7 का योग 10 इससे अधिक है, 7 और 9 का अधिक इससे है, इन दोनों का योग भी इससे अधिक है, त्रिभुज तो बनेगा। ठीक है, तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर? 49 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों का यदि मैं योग करता हूँ ना तो सर ये कितना होता है? ठीक है, ये कितना हो जाता है सर? 58 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 58। तो मुझे ये बताओ, ये जो एक तो है 81 और एक है 58। ठीक है, क्या लिखा है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा वर्ग है 81 का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है? अधिक। 81 क्या है? 58 से। 81 क्या है सर? 58 से अधिक है। 58 से क्या है? अधिक है। 81 58 से अधिक है। अच्छा, यदि अधिक है तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा सर? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा सर? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। हालांकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो आंसर भी तो यही आएगा वैसे। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज अपना आंसर हो जाएगा। लिख दिया आप सभी ने? अच्छा, एक बात और लिख लेते हैं भाई, एक बात और लिख लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अगला पॉइंट लिखना, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक तथा, केंद्रक तथा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक तथा अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनते हैं, त्रिभुज के अंदर बनते हैं, त्रिभुज के अंदर बनते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक तथा अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनते हैं एवं 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 परिकेंद्र, एवं परिकेंद्र तथा लंब केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनते हैं, त्रिभुज के बाहर बनते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक और अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनते हैं और परिकेंद्र और लंब केंद्र क्या होते हैं? त्रिभुज के बाहर बनते हैं। ओके, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ में आपका ये जो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा डायरेक्ट याद भी रख लीजिए आप लोग सभी, थोड़ा सा डायरेक्ट याद भी रख लीजिए आप लोग। हम लोगों ने स्थिति की बात करें आप लोग तो न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण जो त्रिभुज था आपकी, उसमें वापस देख लेते हैं एक बार, शॉर्ट में लिख लेता हूं। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर चारों अंदर बनते हैं। चारों क्या होंगे? चारों के चारों क्या रहेंगे? अंदर रहेंगे। चारों के चारों क्या रहेंगे? अंदर रहेंगे। समकोण के अंदर देखेंगे तो सर, समकोण के अंदर देखेंगे तो सर समकोण में तो स्पेशल कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। समकोण के अंदर स्पेशल कंडीशन है। दो चीज तो अंदर बनेगी, कौन कौन? केंद्रक तथा अंतः केंद्र। केंद्रक तथा अंतः केंद्र क्या बनेंगे? अंदर। केंद्रक तथा अंतः केंद्र क्या बनेंगे सर? अंदर बनेंगे। ये तो क्या बनेंगे सर? अंदर बनेंगे। केंद्रक और अंतः केंद्र अंदर बनेंगे, जबकि जो परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र कहां पर बनेगा? परिकेंद्र सर कर्ण का मध्य बिंदु। परिकेंद्र क्या हो जाएगा? कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण का मध्य बिंदु। परिकेंद्र क्या हो जाएगा? कर्ण का मध्य बिंदु। और जबकि लंब केंद्र क्या होगा? लंब केंद्र कहां बनेगा? लंब केंद्र कहां बनेगा? याद करिए, लंब केंद्र जो समकोण का शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष, जहां पर समकोण बनेगा ना, यानी समकोण वाला शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष क्या बनेगा? लंब केंद्र बनेगा। अच्छा, उसके बाद में अधिक कोण की बात करें आप लोग, अधिक कोण के बारे में बात करें तो सर अधिक कोण जो त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप लोग, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर बात करें तो सर दो तो बंदर बनेंगे, केंद्रक और अंतः केंद्र। तो क्या बन रहे हैं? अंदर। तो लिख दे आप लोग, केंद्रक तथा अंतः केंद्र, केंद्रक तथा अंतः केंद्र अंदर।
केंद्रक तथा अंतकेंद्र क्या बनेंगे, अंदर बनेंगे, जबकि परिकेंद्र और लंब केंद्र बाहर बनेंगे। परिकेंद्र एवं लंब केंद्र, परिकेंद्र एवं लंब केंद्र बाहर। इसका मतलब आप लोग ये तो कंफर्म कह लो भाई, ये तो कंफर्म कह लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके अंदर केंद्रक और अंतकेंद्र तो हमेशा अंदर ही बनेंगे, चाहे न्यून कोण हो चाहे समकोण हो। देखो न्यून कोण के अंदर भी अंदर बन रहे हैं, समकोण में भी ये दोनों अंदर बन रहे हैं, अधिक कोण में भी ये दोनों अंदर बन रहे हैं। यानी किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो तो केंद्रक और अंतकेंद्र अंदर ही बनेगा, केंद्रक और अंतकेंद्र अंदर ही बनेगा। ठीक है, बाकी बात करें अपन लंब केंद्र और परिकेंद्र की, लंब केंद्र और परिकेंद्र इसमें तो अंदर ही बनेगा, लेकिन इसमें बाहर बनेगा। और इसमें स्पेशल कंडीशन है कि परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है और लंब केंद्र क्या होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है। लंब केंद्र क्या होता है सर, समकोण वाला शीर्ष होता है। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीजें हम लोगों ने लिखा है। लिख दिया आप सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगली पर में जो लिखेंगे हम लोग, एक नया कंसेप्ट आप सभी लिखेंगे भाई, आधारभूत अनुपातिक पर में। हेडिंग लिखें आप, नई हेडिंग लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक पर में, आधारभूत अनुपातिक पर में, आधारभूत अनुपातिक पर में, जिसे बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बेस्ड प्रोपोर्शनल थ्योरम्स, बेस्ड प्रोपोर्शनल, बेस्ड प्रोपोर्शन थ्योरम्स, बेस्ड प्रोपोर्शनल थ्योरम्स, आधारभूत अनुपातिक पर में बेस्ड प्रोपोर्शनल थ्योरम्स, या इसे हम लोग थेल्स पर में भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम्स या थेल्स पर में। थेल्स नामक के वैज्ञानिक ने दी, इसलिए थेल्स पर में भी बोलते हैं। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक पर में या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती हैं? बेस्ट प्रोपोर्शनल थ्योरम्स क्या होती हैं, या इसे आप लोग बीपीटी भी बोलते हैं, बीपीटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीपीटी। अरे भाई यही तो है, ये जो हैं इसको बेस्ट प्रोपोर्शनल थ्योरम्स को बीपीटी भी बोलते हैं। हालांकि अपने को नाम से कोई मतलब भी नहीं है भाई, नाम से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझना आप लोग, मेरा कहने का मतलब समझना। ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, त्रिभुज एबीसी में, किसी एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, चलो ये जो भुजा है बीसी, इसके समानांतर एक लाइन खींच दी मैंने, पी क्यू नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी क्यू। ये भी क्या हो जाएगी? समानांतर। भाई त्रिभुज एबीसी में किसी भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा पी क्यू, खींची गई रेखा पी क्यू इस भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो यही बात लिख लेते हैं, लिखेंगे आप सभी, डायग्राम साइड में बनाते हुए लिखेंगे। एक त्रिभुज में लिखना, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी भुजा के, किसी भुजा के समानांतर, समानांतर, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, खींची गई खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को,
अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती हैं। समान अनुपात में विभाजित करती हैं। एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। भाई समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो कैसे, इधर देखिएगा आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे समान अनुपात में विभाजित करती हैं, जैसे मान लो AP हैं, ठीक है, AP बट्टा में लिख दिया मैंने PB, किसके बराबर होगा सर? AP बट्टा में PB किसके बराबर होगा सर? AQ बट्टा में QC के बराबर होगा। AQ बट्टा में QC के। इसी प्रकार से यहां से आप लोग, मैं ये भी कह सकता हूं कि सर AP बट्टा में AB बराबर किसके हो जाएगा? AQ बट्टा में AC के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से PB बट्टा में AB लिख दिया, बराबर होना चाहिए किसके? बराबर होना चाहिए QC बट्टा में AB के, AC के बराबर होना चाहिए। समान अनुपात में डिवाइड करता है, मतलब जो अनुपात इधर होगा वो इसके साइड में रहेगा। लिख दीजिए पहले इसको। लिख दिया आप सभी ने? अरे ये सभी ने लिख दिया। अब देखो इधर, अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशंस, एक बात ये भी ध्यान रखना, स्पेशल कंडीशंस ये कह रहा हूं, ठीक है। यदि ऐसा होता है, यदि P तथा Q भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु हो, AC के क्या हो? मध्य बिंदु हो। AC के क्या हो? मध्य बिंदु हो। यदि P तथा Q भुजा AB एवं AC के क्या हो? मध्य बिंदु हो। यदि मध्य बिंदु होता है ना, तब उस स्थिति में देखना, मैं कहने का मतलब ये है, कुछ आप समझ गए होंगे, ये हैं A, ये हैं B और ये हैं C। और इस क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि PQ, यहाँ पर P और यहाँ पर Q AB और AC के मिड पॉइंट हो। यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट हैं, और यदि ऐसा मिड पॉइंट है तो उस स्थिति के अंदर आप लोग डायरेक्ट ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो उस स्थिति के अंदर ये जो PQ होगा ना, उस स्थिति में ये जो PQ होगी वो 1/2 होगी, किसकी? BC की होगी। भाई ये जो PQ होगी इस भुजा का क्या होगी? जस्ट आधी होगी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा? एरिया ऑफ त्रिभुज AP और Q, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा किसका सर? एरिया ऑफ 1/4 होगा किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका? ABC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/4 होगा। उसके बाद तीसरी बात ये कह रहा हूं कि ये सर्वांग समरूप भी होंगे। क्या होंगे? समरूप भी होंगे, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा। समरूप का साइन ऐसा होता है, समरूप होगा किसके? त्रिभुज APQ के क्या होगा? समरूप होगा, समान अनुपात में होगा, इसलिए ये ऐसा होगा। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जाता है भाई, ये प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। यदि ऐसी स्थिति है कि यदि मिड पॉइंट है ना, तो उस स्थिति में PQ 1/2 BC होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, और ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? उस स्थिति में समरूप होंगे।
लिख दिया आप सभी ने। अच्छा, इस पे सिंपल सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछे, यदि इस क्वेश्चंस में आपको सिंपल सा प्रश्न पूछे तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे कहेगा कि यदि, प्रश्न ऐसे लिख लेते एक छोटा सा, देखो हालांकि आप तो बहुत इजी क्वेश्चंस लगेगा आप तो, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC हैं तथा 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 P एवं Q तथा P व Q भुजा, P व Q भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु हैं। AC के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है तथा PQ भुजा, P व Q भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु हैं तथा यदि, तथा लिख लेते हैं, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल होगा। बताइए क्या होगा? त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC हैं तथा PQ भुजा AB AC के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ APQ का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन से आप सभी ने कर भी दिया होगा भाई, ये तो सभी ने कर दिया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अभी हम लोगों ने ये देखा, देखिए यहाँ से हमारे पास में ये है A, ये हमारे पास में B और ये हमारे पास C। क्वेश्चंस में लिखा है PQ भुजा BC के समांतर हैं, चलो PQ BC, ये BC के समानांतर हैं, ये लिख दिया, और P और Q दोनों क्या हैं? मिड पॉइंट भी हैं। ठीक है, तो यदि ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो ट्राइंगल ABC होगा, APQ का जो क्षेत्रफल होगा भाई, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा किसका? त्रिभुज ABC का। भाई 1/4 होगा किसका? त्रिभुज ABC का। 1/4 ABC का कितना है सर? 36 है, तो 36 यहाँ लिख दो। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो? इस छोटे से क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। यहाँ तक सभी ने कर दिया होगा। चलो और क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं भाई, और क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखो आप लोग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस छोटा सा और लिख लेते हैं। लिखें आप सभी। मैंने कहा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC हैं, PQ समांतर BC हैं तथा AP बराबर 4 सेंटीमीटर, PB बराबर 5 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो QC का मान होगा, QC का मान होगा। बताइए इसका आंसर। लिख दिया आप सभी ने ये? अरे ये तो सभी ने किया। अब बताओ त्रिभुज ABC में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग सर त्रिभुज ABC बना लेते हैं। भाई ये त्रिभुज ABC बना लिया, A B और C। ठीक है, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC हैं। ठीक है, PQ समानांतर BC हैं, ये PQ लिख लेते हैं, समानांतर हैं BC, PQ समांतर BC हैं।
अब AP बराबर 4 सेंटीमीटर है, AP ये 4 है, ठीक है, PB आपका 5 है, ठीक है, AQ बराबर है 5, QC आपसे x मान लेते हैं। अभी हम लोगों ने कहा था कि सर डायरेक्ट लिखो ना, 4/5 किसके बराबर होना चाहिए, 4/5 किसके बराबर होना चाहिए, 5/x के, गुणा करो, 4x बराबर में 25 हो जाएगा, तो मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 6.25। भाई x बराबर कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही है क्या? भाई सिंपल सा, यहां पर 4/5 किसके बराबर होगा, 5/x के, गुणा किया 4x बराबर 25, 4 का पहाड़ा 6 बार 24 पीछे बच गया 1, 10 के अंदर 24 पीछे बच गया 1, 10 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये भी लिख लो, ये क्वेश्चंस भी लिख दीजिए आप लोग। यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर, ठीक है, PQ समांतर BC है, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है, तथा AP बराबर में x + 5 सेंटीमीटर, x + 5 सेंटीमीटर, PB बराबर में 3 सेंटीमीटर, PB बराबर में 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर में 2x - 1 सेंटीमीटर, 2x - 1 सेंटीमीटर, QC बराबर में 4.5 सेंटीमीटर हो तो x का मान होगा, बताइए। लिखा आप सभी ने? अरे त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले त्रिभुज बना दीजिए। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया भाई, एक त्रिभुज मैंने बना दिया। अब बताओ, ये त्रिभुज A, B और C हैं, और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं PQ, ये PQ लाइन खींच दी। अब मुझे ये बताओ, आप तो PQ लाइन खींची तो इसमें AP कितना है, x + 5, AP कितना है, x + 5, PB कितना है 3 सेंटीमीटर, AQ कितना है 2x - 1, और QC बराबर कितना है 4.5। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, x + 5 बट्टा में 3 बराबर में क्या कर लूँ, 2x - 1 अपॉन में 4.5। अरे कुछ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीपल कर लो ना। अच्छा, इसको 3 डेढ़ से काट ही देता हूँ, डेढ़ से ये 2 बार, 1.5 से ये 2 टाइम्स और 1.5 से ये 3 टाइम्स, 1.5 से काट रहा हूँ, गुणा कर लेते हैं ना, 3x + 15 बराबर कितना हो जाएगा सर, 4x - 2। ठीक है, ये उस साइड भेज देते हैं और ये इधर भेज देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा सर, 17। भाई x का मान अपने पास कितना आ जाएगा सर, 17 आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा सर, 17 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, ये आप सभी ने कर दिया है। अगला प्रश्न देखना, लिखना एक क्वेश्चंस। दिए गए चित्र में PQ समांतर MN है, PQ समांतर MN है। यदि KP बट्टा MN बराबर में लिख रखा है KP बट्टा PM ना, KP बट्टा PM बराबर में 4/13,
तथा तथा के एन लिखा है 20.4 सेंटीमीटर, के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो तो के क्यू का मान होगा, के क्यू का मान होगा। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चंस में बनाया हुआ है, बताइए क्वेश्चंस में डायग्राम बना रखा है। इधर लिखा है के, इधर लिखा है एम, इधर लिखा है एन और यहां पर आपके लिखा है पी और ये क्यू। अब बताइए आप आंसर। लिख दिया आप सभी ने ये। अच्छा, यदि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर दिया है तो इधर देखेंगे। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग क्वेश्चंस में क्या लिख रखा है, देखो क्वेश्चंस में डायग्राम बना रखा है, पी क्यू समांतर एम एन है, ठीक है, के पी बट्टा पी एम, के पी कितना है 4 है, के और पी ये 4 है और पी एम है वो 13 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। के एन सर, के एन पूरा 20.4 है, अरे भाई ये पूरा यहां से यहां तक 20.4 है, उसमें से 20.4 है, ठीक है, ये 20.4 है। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास के क्यू पूछा है, के क्यू मतलब इसको एक्स पूछा है। अब आप लोग ये बताओ, के क्यू हमारे पास पड़ा, याद करना है, ये पड़ा है, ये 20.4 है, तो क्या ये आप लोग निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा? सर 13 और 4 कितने हो गए? सर 17 होगा। भाई 13 और 4 कितने हो गए? 17 हो गया, तो बस अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कैसे आ जाएगा सर? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? के पी बट्टा में के एम लिख दूं, इधर लिख देता हूं के क्यू बट्टा में के एन। के पी कितना है सर? के पी देखो तो 4 हो गया, के एम कितना हो गया? 13 और 4 17, के क्यू सर एक्स हो गया और के एन 20.4 हो गया। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसको 10 से गुणा कर देता हूं भाई, ठीक है, इसको 10 से गुणा कर देता हूं, या 17 का पहाड़ा इसमें जाएगा, ठीक है, 17 का पहाड़ा देते थे भाई, 17 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? एक बार जाएगा। पीछे कितने बचेंगे सर? पीछे बच गए 3। अब 34 में सर 2 बार, तो 1.2 आएगा भाई। 17 को इससे गुणा कर लिया तो कितना आ गया सर? 1.2 हो गया। अब गुणा कर लो इसको सर, इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा सर? 8 और ये कितना हो जाएगा? 4, 4.8 आएगा। अरे 12 चौका 48 ना, 4.8। एक्स का मान आपका 4.8 आएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा सर? 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी ने कर लिया होगा, आप सभी ने कर दिया होगा। अगला आप लोग हेडिंग लिखें, अगली हेडिंग लिखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग सभी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। नेक्स्ट हेडिंग लिखो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, अभी हम ये पढ़े, पहले अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, फिर त्रिभुजों की समरूपता, फिर समरूपता से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में साइन फॉर्मूला क्या है, कोसाइन फॉर्मूला क्या है, अब छोटे छोटे चीजें के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा आप लोगों ने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। नेक्स्ट हेडिंग लिखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंस ऑफ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ, कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। इधर देखो आप लोग, सबसे पहले तो सर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है? देखो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सर्वांग सम, यानी कि सभी के सभी अंग समान। इसका मतलब उसकी साइज भी सेम होनी चाहिए,
साइज भी सेम होनी चाहिए, लिखेंगे नहीं अभी है ना, और उसका जो शेप होता है ना वो भी क्या होना चाहिए, सेम, उसे हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। अरे भाई क्या कह रहा है, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी के सभी अंग समान होने चाहिए, सभी के सभी अंग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिनकी साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। कैसे, इधर देखना, मैंने कहा यहां पर, जैसे यहां पर आप लोगों ने ये कोई एक त्रिभुज बना दिया भाई, ठीक है, मान लो ये आप लोगों ने सपोज 50 डिग्री बना दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 75 डिग्री, भाई टोटल 180 भी तो करना है, इसलिए मैंने अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरा यदि मैं कोई त्रिभुज बना लेता हूं, दूसरा मैंने कोई त्रिभुज बना लिया, ठीक है, उसमें भी यानी ये जो मान लो 50 डिग्री है, ठीक है, ये कितना हो गया सर 60 डिग्री और ये भी कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। अरे चाहे इसको एंगल इधर उधर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बोलना चाहिए, ठीक है, उसके संगत होना चाहिए। तो इस भुजा के सामने वाली ये जो, इस कोण के सामने वाली ये जो भुजा है, मतलब मैं कह रहा हूं, इधर देखना आप लोग, यहां पर ये है ए, ये है बी और ये है सी, इधर मान लेते हैं ये पी, ये क्यू, अभी लिखना नहीं है ना, अभी लिखना नहीं है, बी क्यू आर है, मैंने ये त्रिभुज बना दिया है। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर एंगल ए, भाई एंगल ए इसमें देखें तो सर इसमें एंगल ए देखें तो यहां पर मुझे ये बताओ, यहां पर एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी जो बराबर है वो है एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। भाई ये सभी एंगल बराबर हैं। अच्छा, यदि ये एंगल बराबर हैं, यदि ये ए एंगल है तो इसकी भुजा ये है, भाई ये एंगल है तो इसकी भुजा ये है, और यदि ये पी है तो इसकी भुजा ये, यदि ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी सर, बराबर होगी। भाई ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी सर, ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर BC, भुजा BC जो होगी वो किसके बराबर होगी सर, QR के बराबर होगी। भुजा BC किसके बराबर होगी, QR के। यदि ये C है और ये R दोनों बराबर हैं तो सर ये जो भुजा है और ये जो भुजा है दोनों क्या होगी, बराबर होगी। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर इस स्थिति के अंदर आप लोग देखें तो यहां पर ये P बना हुआ था, यानी मैं कह सकता हूं कि सर यहां से कौन सी AB बराबर होगी किसके सर, PQ के बराबर होगी। AB बराबर किसके होगी, PQ के बराबर होगी। इसी प्रकार से जो AC होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ PR के बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि 3 के 3 एंगल बराबर हैं तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। तो हमारा जो सर्वांग सम की परिभाषा में आप लोग कहें तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण, जिसके कोण तथा उसकी संगत भुजाएं, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के कोण और संगत भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, यानी कि जिनकी साइज, जिसका आकार और जिसका रूप, जिसका आकार और जिसका जो रूप है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी मैं इसको यहां से उठाऊं, इसको उठा के यदि यहां रखता हूं तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, इसको ढक देना चाहिए। यदि मैं इसको एक दूसरे को ऊपर रखें तो ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, ढक देना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। लिख दिया सभी ने, चलो इसमें अपन लोग परिभाषा लिख लेते हैं। भाई इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, तो परिभाषा में आप लोग लिखना, ऐसे दो त्रिभुज लिख लो, ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ऐसे त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं, ऐसे त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर हो, एवं संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ऐसे त्रिभुज जिसकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जिनका आकार, अरे भाई जिनका आकार मतलब साइज का मतलब क्या हो गया उसका, आप लोग कह सकते हैं उसकी साइज, आकार का मतलब क्या हो गया, साइज, ठीक है। या आप लोग जिनका आकार एवं, ठीक है, माप, ठीक है, जिनका आकार, साइज और माप मतलब शेप, उसकी जो शेप है ना
वो भी क्या हो, समान हो। या अपनी भाषा में बोले तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, जो एक दूसरे को पूर्णतया रूपांतरित कर दें, जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें, उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, लिख दिया आप सभी ने। चलो अब वन बाय वन इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो इसको अपन अब तो सब तो कंपोनेंट चेक कर नहीं सकते, इसलिए पहला लिखें आप लोग, अलग अलग इसमें लिखेंगे, तीनों एस लिख दो, पहले तो तीनों एस लिख दो, एस सी नहीं एस लिख दो, तीनों एस। एस का मतलब क्या हो गया सर, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, पहला लिखो साइड साइड साइड। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट थोड़ा थोड़ा लिख लो, थ्योरी ज्यादा इसमें तो भाई, ठीक है। ट्रिपल एस लिख दो, तीनों भुजाएं। तीनों भुजाएं का मतलब क्या है, इधर देखना आप लोग, जैसे ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये और बना लेता हूं, यहां पर ए, ये बी और ये सी, यहां से ए, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। यहां से ए बी सी ये हैं, तो अब आप लोग देखना इधर में मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा इसको ए बी सी क्यों, दूसरा नाम ही दे देते ना, दूसरा नाम दे देता हूं, पी क्यू आर दे देता हूं, पी क्यू आर दे देता हूं। यहां पर तीनों भुजाएं, मतलब ये भुजा जो हैं, ठीक है, ये भुजा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो ये भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो इसका मतलब यदि ये भुजाएं बराबर हैं, भाई ए बी बराबर ये हैं, ठीक है, यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण भी अपने आप में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। भाई यदि ये भुजाएं बराबर होगी तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होगी। तो इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति में मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि जो त्रिभुज ए बी सी हैं, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग का ये साइन होता है, ऐसे दो बिंदु लाइन करके बराबर करो। भाई सर्वांग का ऐसे होता है, दो बराबर करने के बाद उस तरह से कर लीजिए, जो समरूप वाला, ठीक है, वो किसके हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होगा। देखो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखा के भी बता दूंगा, आप तो सिर्फ एक बार फटाफट ये लिख दीजिए, ठीक है। तीनों भुजाएं हैं तो हो सकता है, लिख दिया आप सभी ने। अरे सभी ने लिखा नहीं लिखा बताओ। चलो दूसरा लिखें आप लोग, दूसरा लिखना एस ए एस, दूसरा क्या लिखना, एस ए एस, मतलब क्या हो गया सर, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, ये लिख दिया आप सभी ने। एस ए एस, भुजा कोण भुजा क्या होता है, इधर देखिए आप लोग, ध्यान रखना पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा, एस ए एस, ऐसा कभी नहीं होता है, एस एस ए कर दो, गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या ऐसे कर दो, ए एस एस कर दो तो भी गलत है। ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का नियम है, और उसमें ऐसे दे देता है एस ए एस है, एस एस ए नहीं है या ए एस एस नहीं है, ए बीच में आएगा, ए क्या आएगा, बीच में आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूं एबीसी, ये एबीसी एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में ये एक त्रिभुज और बना दिया मैंने, ठीक है, पी क्यू आर और बना दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना, क्या कह रहा हूं, एस ए एस यानी दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दो भुजाएं उसके बीच का, मान लो ये कोण ही ले लेता हूं, तो इधर भी ये कोण ले लेता हूं, और यहां पर ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर कोण ए बराबर कोण पी है और एपी बराबर है पीबी और एसी बराबर है पी आर, तो इस स्थिति में भी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा। भाई त्रिभुज एबीसी क्या होगा, सर्वांगसम होगा, त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। भाई ये दोनों भी क्या होंगे, इस स्थिति में भी बराबर। ध्यान रखना एस एस
ए नहीं होता है, ध्यान रखना, एस एस ए नहीं होता है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को स्पेशली ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने, अरे ये ध्यान रखना है यहां पर। बाकी अपने को इसमें देखो लिखने की तो क्या बात है, मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हो कि सर एपी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब एपी बराबर किसके हैं, एपी बराबर किसके हैं, पी क्यू के हैं, ठीक है। एसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी सर, एसी है वो पी आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, एसी। और बीसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो सर कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के बराबर, और ए बी बराबर हो जाएगी किसके, पी क्यू के बराबर हो जाएगी, और यहां से ए सी जो होगी वो किसके हो जाएगी सर, पी आर के बराबर, पी आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी। लिख दिया आप सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो भुजाओं से संबंधित, अब बात करते हैं अपन कुछ कोण से संबंधित में। तो तीसरा आप लिख लेना, तीसरा जो मैं लिखवा रहा हूं कोण से संबंधित में ए एस ए लिख लेते हैं भाई। यहां पर क्या था, यहां देखो ये वाला था एस ए एस था, यहां मैं कह रहा हूं ए एस ए होता है, ए एस ए होता है, और इधर ए उधर उधर हो सकता है इसमें तो, ठीक है, इसमें तो हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इसमें आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं ए एस हो सकता है, ठीक है, ए एस हो सकता है, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं एस ए तो भी पॉसिबल है भाई, यहां तो ये पॉसिबल है, अलग अलग बना रहा हूं, बाकी यहां पर ये कैसे भी कर सकते हो, ए एस भी कर सकते हो, ए एस भी कर सकते हो, एस ए भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है भाई, ये सब क्या है, एक ही बात है, ठीक है। ए एस ए लिखो चाहे एस एस ए एस लिखो चाहे एस ए, दोनों क्या है, एक ही है। चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग एक साथ भी लिख सकते हो, कुछ बुक में अलग अलग दे रखा होता है, मैं भी अलग अलग लिख दिया भाई। अब कैसे, इधर देखो ये एक त्रिभुज है, ए एस साइड बीच में आनी चाहिए, इसका मतलब कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे ये एंगल ले लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये साइड ले लेते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर एक देखें आप लोग त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज में ये P, ये Q और ये R है, यहां पर ये एंगल और ये एंगल ले लेते हैं और ये बराबर ले लेते हैं, इसमें ये एंगल बराबर ले लेते हैं भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये भुजा क्या है, बीच में है, ठीक है। इसमें आप लोग बात करोगे तो सर यहां पर इसमें आप लोग बात करोगे तो मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से, जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने भाई, ये एक त्रिभुज बनाया मैंने ए, ठीक है, ए बी सी, ये बी और सी एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद में यहां पर, ठीक है, ये बना दिया मैंने पी क्यू आर, यहां से इसमें क्या है ए एस, मतलब कोई भी दो कोण ले लो भाई, कोई भी दो कोण ले लो, जैसे ये कोण और ये कोण ले लिया, ये कोण और ये कोण, ध्यान रखना बस बीच में ना लेके साइड में ले लो, ये वाली भुजा ले लेते हैं, ये वाली भुजा ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, उस तरह से लिख सकते हैं कि सर यहां पर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर है सर, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है इस साइड में, और जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगी सर, क्यू आर के। तब क्या होगा बताओ, तो उस स्थिति में त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर में। यहां पर भी एंगल वही बी बराबर होगा, यहां पर भी एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। तो ए सी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पी आर की, तो उस स्थिति में भी तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। सभी ने लिख दिया ये तो, सभी ने लिखा। नेक्स्ट एक शब्द और लिख लेते हैं, लास्ट पांचवा,
पांचवा लिख देना समकोण कर्ण एच, आर एच एस क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण। ठीक है, समकोण, उसमें भी कर्ण, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, आर एच एस। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, समकोण कर्ण और भुजा, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन लोग और ये दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर ए बी सी नाम दे देता हूं, ए पी क्यू आर नाम दे देता हूं। ठीक है, समकोण कर्ण और एच में। ठीक है, समकोण कर्ण एच में ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये एच है तो ये भी एच होगा, और कोई भी साइड ले लो, चाहे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सर कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, वो भी कितना सर 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ए सी बराबर हैं किसके, पी आर के, पी आर के, यानी ये कर्ण बराबर हैं सर, कर्ण बराबर हैं, और कोई भुजा ले ली मैंने बी सी बराबर ले लिया किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये बराबर हैं, तो हो तो उस स्थिति के अंदर हो तो आपसे जो प्रश्न पूछा है, हो तो आपसे ये जो प्रश्न पूछा है वो मैं कह लेता हूं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अरे थ्योरी के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं भाई, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, निम्न में से क्वेश्चन लिखना, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, निम्न में से कौन त्रिभुजों की, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में नहीं है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में नहीं है। मैं सभी लिख लेता हूं भाई, सभी लिख लेता हूं, एस एस एस, दूसरा लिख लेता हूं, ए, तीसरा लिख लेता हूं एस ए एस, चौथा लिख लेता हूं एस एस ए, पांचवा लिख लेता हूं, ठीक है, ए एस, छठा लिख लेता हूं एस ए, सातवां लिख लेता हूं एस ए एस लिख दिया, ए एस ए, ये नहीं लिखा ना, ए एस ए। ठीक है, ए एस ए, आठवां लिख लेता हूं आर एच एस। ठीक है, एस ए लिख दिया, और तो कौन सा बचा बताओ, यही हो सकता है। अब बताओ कौन सा है और कौन सा नहीं है, पहले तो मुझे ये बताओ, यहां से इसमें से कोई भी ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेता है तीनों भुजाएं आंसर होती हैं, तीनों कौन बिल्कुल नहीं होता है, एस ए एस भाई, एस ए एस ये होता है, दो इधर साइड्स बिल्कुल नहीं होता है सर, दो साइड इधर हो बिल्कुल नहीं होता है, या फिर ये एक और लिख लेता हूं, दो साइड वाला बिल्कुल नहीं, 9 नंबर और लिख लेता हूं, कौन सा, ए एस एस भी लिख लेता हूं एक। ठीक है, अब बताओ ए एस सर ये होता है, अरे भाई ये रहा देखो, ए एस होता है, ए एस होता है, एस ए ये भी होता है, ए, ठीक है, दो कौन ए बीच में ये वाला देखो, ये पड़ा ए एस ए ये भी होता है, आर एच एस ये भी होता है, ए एस एस नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तीनों ए दे रखा हो और दो भुजाएं वाला नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। इसमें से 4 ऑप्शंस देके पूछा जाएगा, मैंने तो अभी सभी लिख दिया, या तो ऑप्शंस में ये देगा, ये देगा, या फिर ये देगा, इन तीनों में से देख के पूछता है कि कौन सा नहीं है। तो देखो मैं वापस बता देता हूं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि भाई साइज और शेप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सभी साइज और सभी शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसमें ऐसे त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, साइज बराबर हो, मैप समान हो, तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर तीनों भुजाएं के संबंध में हो सकता है, दो
भुजाएं और बीच का कोण हो, ठीक है, ASA टाइप का दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से ये सभी इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है, RHS वाला, तो ये इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर खत्म करेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि सर्वांग क्षमता से संबंध में ध्यान में रखना है। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।